हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके इस PYQ रिवीजन सीरीज में। और आज के प्रश्न पे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड तक भी इसे पहुँचाएं जो भी BPSC TRE 4 के होंगे, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित नहीं है। तो पंच है, रसप्रिया भी है, तीसरी कसम भी है, लेकिन आदिम रात्रि की महक ये नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आदिम रात्रि की महक नहीं है, लेकिन तीसरी कसम, पंचलाइट, रसप्रिया ये सभी कहानी जो है ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। और इनके भी लेखक कौन है? रेणु जी हैं। लेकिन आदिम रात्रि की महक 1967 की ये कहानी संग्रह है और इसमें 14 कहानियां संकलित हैं। तो और इसके लेखक भी फणीश्वर नाथ रेणु ही हैं, तो ध्यान रखना है साथ में इनको भी। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसान खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो ये तत्सम जो है भाषा, इसके बारे में उन्होंने नहीं की थी। बाकी देख सकते हैं कि इंसान खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा ली थी, जिसमें बाहर की बोली जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, गवारी जिसे ब्रज भाषा और अवधी के बारे में बताया गया है, गवारी भाषा, और भाखापन यानी कि संस्कृत के शब्दों का मेल। तो इससे मुक्त रहने की प्रतिज्ञा ली थी। तो इसमें तत्सम शब्द शामिल नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? तो राधा के रूप की तारीफ करके उसकी मान छुड़ाती है। और ये जो है पंक्ति बिहारी सतसई से ली गई है, जो कि बिहारी द्वारा रचित है। बिहारी सतसई एकमात्र रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है? तो सीधे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाह रही हूँ, इसीलिए सीधे मैं क्वेश्चन को बता रही हूँ। तो वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे और इनकी कृति जो है वीर सिंह देवचरित है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। और ये कैसे कवि थे? तो अलंकारवादी कवि थे और इनकी प्रमुख कृतियां हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, रतन बावनी और विज्ञान गीता। ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी ग्रंथ हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से BPSC TRE 4 में प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे। और अभी तक मैंने जितनी भी क्लास ली है, वहाँ से जो कल एग्जाम हुआ है UGC नेट का, बहुत सारे प्रश्न उससे आए हैं, मिले हैं। तो बिल्कुल आप इसे अच्छे से करें और कंटिन्यूअस में जैसे करा रही हूँ आप बने रहें इसके साथ, आपको काफ़ी हेल्प पहुँचेगी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, आगे देख लेते हैं ऑप्शन। राम नरेश त्रिपाठी। तो सीधे चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर श्रीधर पाठक जो कि 1859 होगा, ठीक है 59 होगा। और अयोध्या सिंह हरिओत का है 1965, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883, राम नरेश त्रिपाठी 1889। तो मैंने एक कल वीडियो जो डाला हुआ है, टोटल 48-49 मिनट का है, तो उसे आप ज़रूर से देखें। उसमें आधुनिक काल की जितनी भी रचनाएं हैं या UGC नेट में जितने भी सिलेबस लगी हुई हैं, तो सभी रचनाओं को इकट्ठा करके अच्छे से शॉर्ट रिवीजन के रूप में उसे मैंने डाला है। तो आप उसे देख सकते हैं, कल ही मैंने डाला है। तो अगर नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर से देखें, आप काफ़ी हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। तो ये है कन्यादान और सच्ची वीरता, क्योंकि इन्होंने मात्र 6 ही निबंध लिखे हैं।
जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके जो निबंध हैं, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि, वॉल्ट हिटमैन, और ये सभी निबंध जो है सरस्वती पत्रिका में छपी हुई है। और इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं और परीक्षा प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। तो कल ही जो प्रश्न पूछे गए हैं सरस्वती से पूछे गए हैं, और प्राकृताभास हिंदी किसने कहा, ये भी प्रश्न कल पूछा गया था। हालांकि इस पर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी कि कैसा प्रश्न पूछा गया था और क्या क्या प्रश्न पूछा गया था, तो मैं ज़रूर से इस पर वीडियो बनाने वाली हूँ। तो चलिए, तो PYQ करने से अगर आप किए होंगे, कल के जो अभ्यर्थी होंगे तो उनको पता चला होगा कि कितना PYQ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको PYQ करना निहायत ही ज़रूरी है, इसे ज़रूर से करें। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और ये ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। तो 2 और 3 सही होगा, बाकी बात ये नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो, नहीं हिंदी में पूछो। देखिए फारसी दे दिया है यहाँ पे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे जो कुछ पूछना है हिंदी में पूछो। तो यहाँ पर फारसी दे दिया गया है, इसीलिए गलत होगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 2 और 3। थोड़ा सा देख लेते हैं। खुसरो का जन्म जो है 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो। और खुसरो के रचित ग्रंथ हैं खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखनी, गजल इत्यादि। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं इनके। आगे बढ़ते हैं। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो ये किया गया था जिसमें तमस में, ठीक है, तमस में किया गया है, जो कि भीष्म शाहनी द्वारा रचित है। ये 1973 में रचित है भीष्म शाहनी द्वारा। और अन्य इनके उपन्यास हैं झरोखे, करियाँ, कुंतो, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। ये कुछ इनके अन्य उपन्यास हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन तो होगा, लेकिन सीधे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आंसर की तरफ। देखिए कि झूठा सच जो है यशपाल का है, 58-60 2 भाग हैं इनके। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल 1968, मानस का हंस अमृतलाल नागर 1972, और जिंदगी नामा जो कृष्णा शोभती जी का है ये 1989। तो ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, इसे जरूर से ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? तो ये हीगल महाराज थे, इनके द्वारा द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार इन्होंने रखा हुआ था। तो हीगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसी विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। तो ये विचार हीगल का था, द्वंद्वात्मक पद्धति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? तो एक टायर की राम कहानी और दूसरा था लेखक के चालक की कहानी। तो सी ऑप्शन राइट होगा इसमें, बाकी नहीं है। तो ये जो है अरे यायावर रहेगा याद आगे का यात्रा वृतांत है 1953 का, और इनके अन्य रचित जो है यात्रा वृतांत एक बूंद सहसा उछली जो कि 1960 का है। तो ये 2 यात्रा वृतांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, अज्ञेकृत हैं, तो ध्यान रखना है इसे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, यह गोदान के किस पात्र की भावा अभिव्यक्ति है? तो ये जो है ये धनिया का है, ठीक है, धनिया का है।
धनिया द्वारा ही बोला गया था ये, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। गोदान जो है कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है गोदान उपन्यास को, जो कि लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। और इसके प्रमुख पात्र जो हैं होरी हैं, धनिया हैं, झुनिया हैं, गोवर हैं, दाता दिन, माता दिन, मेहता, मालती, राय साहब इत्यादि। प्रेमचंद्र द्वारा अन्य रचित उपन्यास जो है सेवा सदन, ये 1918 का है। प्रेमाश्रम, रंगभूमि 1925, कर्मभूमि 1932 और कायाकल्प 1929, निर्मला 27, गमन 31। तो ये इत्यादि इनके अन्य उपन्यास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य बताना है, जो कि है प्रिय प्रवास खरी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। और इसके छंदों में तुकांता नहीं है, तो ये भी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो हरिओद जी हैं। इस महाकाव्य में कुल 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 हैं। छंद और भाषा के संबंध में हरिओद ने कहा है कि भिन्न तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त है। कुछ संस्कृत वृत्तों के कारण और अधिकतर मेरी रुचि के कारण इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत गर्भित है। तो ये उसकी भूमिका में उन्होंने कही हुई है, प्रिय प्रवास की भूमिका में। और इसका अगर डेट की बात करें तो ये 1914 में प्रकाशित हुई थी, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद कौन से हैं? तो मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, ये तो कहा गया है। और प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ये पुरूरवा द्वारा कही गई है। इसके जो लेखक हैं दिनकर जी हैं और प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ है। और ये उर्वशी और पुरूरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ में उन्होंने जोड़ना चाहा है अपने ग्रंथ के माध्यम से, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके मूल बातें। अगला प्रश्न है परिंदे का संग्रह में परिंदे कहानी संग्रह है और इसमें संकलित कहानियों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो ये जो है इसमें 7 कहानियां संकलित है। परिंदे 1960 की कहानी है और इसके लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा है। और इनकी अन्य कहानियां देखिए कि जलती झारी 1965 की है, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कौवे और काला पानी ये 1983 का कहानी संग्रह है, तो इसे ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो सीधे चलते हैं नीचे। यहाँ पर देखिए कि लाहौर जो स्थान है झूठा सच में आया है। शिवपालगंज राग दरबारी जो कि श्रीलाल शुक्ल से है। कान्यकुब्ज जो कि बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। और अमृतसर जो स्थान है उसने कहा था जो कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया, किसके द्वारा है? तो विराम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई है, उसने कहा था 1915 की है। और झूठा सच जो है ये इस्पाल द्वारा है लिखा गया, 1958 से 60 दो भागों में है। और ये जो स्थान है लाहौर ये झूठा सच में चिन्हित है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? तो ये ईश्वरदास नहीं होंगे, बाकी मलुकदास, बाबालाल दास और सुंदरदास ये सभी जो हैं निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। लेकिन ईश्वरदास जो हैं ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, तो ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है, तो ये जो है भारतीय काव्य शास्त्र से है, तो सीधे नीचे ही देख लेते हैं। काव्यदर्श जो कि दंडी का है और ये 6ठी शती के हैं, तो यहाँ दे दिया गया है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन का है जो कि 8वीं शती के हैं। अभिनव भारती ये अभिनव गुप्त का है, 10वीं शती के हैं। और औचित्य विचार चर्चा जो कि क्षेमेंद्र का है और क्षेमेंद्र जो है 11वीं शती के हैं, तो ये भारतीय पाश्चात्य
जो पाश्चात्य नहीं, भारतीय काव्य शास्त्र से ये प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं। तो रस से संबंधित पूछा गया है। तो रस से संबंधित जो है दश रूपक और साहित्य दर्पण, ये दो विशेष ग्रंथ हैं जो कि रस से संबंधित हैं। दश रूपक ग्रंथ के लेखक कौन है? धनंजय, तथा साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ, और विश्वनाथ जो है ये 14वीं शती के हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है शब्दार्थ यथार्थ शब्दार्थ यथावहत से भावे विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? कितने लंबे चौड़े दिए गए हैं, कोटेशन देख सकते हैं। इसी तरह से पूछे जाते हैं जो कि संस्कृत से जुड़े रहते हैं लेखक। तो ये जो है ये राजशेखर द्वारा है। और आगे देख सकते हैं, कुंतक का शब्दार्थों सहितो वर्ग कवि व्यापारशालिनी और रसान्विति कवि कुर्वन् कृति प्रीति च विदंती, ये भोजराज का है। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये विश्वनाथ का है। और ये प्रश्न पूछा गया था इस बार ही यूपीएससी टीआरई में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो ये जो है एक होगा जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया, और इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। तो 1 और 2 होगा, तो सी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। तो ये परिवर्तन कविता के संदर्भ में कही गई बातें हैं। परिवर्तन कविता जो है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है, और ये रोला छंद में रचित लंबी कविता है जो पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। महत्वपूर्ण है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य भी कहा है, तो ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है आगे एग्जाम के लिए। इस कविता में पंत ने परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख कृतियां हैं वीणा 1927, ग्रंथि 1920, पल्लव 28 और ग्राम्य 40। ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से आपको देखना है। चलिए यहाँ पर सीधे देख लेते हैं। देखिए कि धरती धन्ना अपना, इसका विषय जो है दलित जीवन है और रचनाकार जगदीश चंद्र हैं। राजनीतिक बोध ये तमस में दिखाया गया है क्योंकि ये देश विभाजन पर है, और ये इसके लेखक भीष्म साहनी है। जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? तो मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, और ये अमृतलाल नागर पर है। और आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई ये शेखर एक जीवनी जो कि अज्ञे द्वारा रचित है। भीष्म साहनी कृत तमस जो उपन्यास है राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण इसमें किया गया है, और मास्टर रामदास नथ्यू मेहता हयात बख्श आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। आगे है अमृतलाल नागर द्वारा जो है मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया जीवनी परक उपन्यास है। और शेखर एक जीवनी का प्रथम भाग जो कि उत्थान के नाम से है, इसका प्रकाशन 1940 में, और द्वितीय भाग जो कि संघर्ष के नाम से जाना जाता है, इसका प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट था, तो इसे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो अभिनव अनंत जो है ये थे मॉरिशस के। चलिए यहाँ पे नीचे ही देख लेते हैं डायरेक्ट, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अभिमन्यु अनंत ये मॉरिशस से संबंधित थे, इनका स्थान। और जोगिंदर सिंह कंवल ये फिजी से, सूर्य प्रसाद वीरे ये सूरीनाम से, और सहोदरा शिव ये ट्रिनिडाड से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अन्य फैक्ट देख लेते हैं कि अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहा जाता है। इनका जो है केक्टस के दांत, नागफनी में उलझी सांसें, गुलमोहर खौल उठा इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं।
और अन्य देख लेते हैं। जोगिंदर सिंह कंवल फिजी के प्रमुख हिंदी साहित्यकार हैं। उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन जो है 1974 ईस्वी में मेरा देश मेरे लोग पुस्तक से आरंभ किया। धरती मेरी माता, करवट, सात समुंदर पार आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अन्य आगे है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो सीधे चलते हैं, आगे देख लेंगे सीधे। देखिए कि बकलम खुद ये 1951 का है, नामवर सिंह द्वारा रचित है। आलोक पर्व ये 1972 का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित। अस्मिता के लिए 1981 विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित। और मन पवन की नौका 1982 जो कि कुबेरनाथ राय द्वारा रचित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रहों में देख सकते हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटुज, ये महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखना है। विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध हैं चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और प्रलय की छाया, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, सॉरी निबंध हैं। आगे कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रह हैं प्रिय नीलकंठी, रस साकेठक, गंधमादन और विषाद योग। नामवर सिंह की प्रमुख निबंध संग्रह इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, कविता की जमीन और जमीन की कविता, तो ये प्रमुख निबंध संग्रह हैं सभी के, तो ध्यान रखना है इसे। चलिए और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्या है। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में क्या क्या कहा है। तो ये कहानियां जीवन के परिमार्मिक रूप में होती है, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप स्वरूप झांक रहा है, ये तो होगा ही। दूसरी कोटि की कहानियों में से ये बड़ा भारी भेद है, इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो 2 और 4 होगा, तो 2 और 4 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था का प्रकाशन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। और ये जो प्रश्न है ये कल ही पूछी गई है यूजीसी नेट के एग्जाम में, तो ये कितना ही बार मैंने कराया है, इसके बारे में फुल डिटेल्स बताया है, तो यहाँ से प्रश्न पूछ ली गई है कल। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में लिखा है कि यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थ गर्भित वर्कता गुलेरी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं मिलती है। तो ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है आगे एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बीपीएससी 4 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी क्लासेस जो मैं PYQ रिवीजन सीरीज चला रही हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये जैसे ही ख़त्म होती है वैसे ही मैं सभी विधाओं से जो प्रश्न पूछे गए हैं, अन्य राज्यों से संबंधित जो हिंदी क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए एग्जाम हुए हैं, सभी का मैं मिक्सअप भी प्रश्न कराने वाली हूँ एक साथ। तो बिल्कुल धैर्य बनाकर इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं अगले एग्जाम के लिए। आप कंटिन्यूअस इसका क्लास देखें, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में आपके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ नए प्रश्नों के साथ नए सीरीज में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।